हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग सेकेंड क्लास कम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सर हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुडविल का क्या नेचर होता है, गुडविल की वैल्यूएशन कहाँ कहाँ जरूरत होती है, गुडविल को किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है और गुडविल को वैल्यूएशन करने के क्या सब मेथड है। आज के क्लास में हम लोग सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल की शुरुआत करेंगे। तो चलो फटाफट हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे नेचर ऑफ गुडविल से कि गुडविल के नेचर कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है और गुडविल की जो नेचर होते हैं उनके कस्टमर के आधार पे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बताया हूं कि आपके कस्टमर अगर आपके बिजनेस के प्रति, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हैं तो फिर आपका बिजनेस का गुडविल अच्छा होगा। अब आपका जो कस्टमर है उसका स्वभाव किस नेचर का है, उसके बेसिस पे गुडविल कितना होगा ये डिसाइड होगा। तो चलो फटाफट आप लोग मेरे साथ लिखते चलो कि गुडविल को डिवाइड किया गया है। गुडविल हैज बीन डिवाइडेड goodwill has been divided on the basis of nature of customer. Goodwill has been divided on the basis of नेचर ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर का क्या नेचर है उसके बेसिस पे हम गुडविल को यहां डिवाइड कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम लोग गुडविल का नेचर समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कस्टमर। ठीक है, यानी हमारे कस्टमर का कैसा स्वभाव है उसके बेसिस पे गुडविल को डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है डॉग नेचर का गुडविल। सबसे पहला होता है डॉग नेचर ऑफ गुडविल। डॉग नेचर ऑफ गुडविल। अब देखो आप लोग को कुत्ते का स्वभाव पता होगा। डॉग क्या होता है? वो अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। ठीक है, तो इन केस आप जरा सोचो कि अगर मालिक बिजनेस को बेच रहा है तो क्या होगा कि अगर उस तरह के कस्टमर है जिनका स्वभाव डॉग नेचर का है तो वो क्या होगा कि अगर बिजनेस को बेचा जा रहा है तो फिर वो क्या करेंगे, जहां पे मालिक दूसरा बिजनेस शुरू करेगा अगर, तो वहां पे वो उस तरह के कस्टमर वो वहां जाना प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो उस तरह के नेचर को बोला जाता है डॉग नेचर ऑफ गुडविल। तो चलो फटाफट आप लोग मेरे साथ लिखो डॉग नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि कस्टमर विल गो टू द ओल्ड प्रोप्राइटर, वेयर ही गोज, जहां पे आपका पुराना मालिक जाता है। ठीक है, वहीं पे इस तरह के कस्टमर जाएंगे, where he goes। तो आप जरा सोचो कि अगर कोई बिजनेस का ऑनर बिजनेस को बेच दिया है और उसका कस्टमर उस बिजनेस में नहीं जाके, जहां पे फिर वो जो पुराना जो बिजनेस का ऑनर है जहां पे वो दूसरा अपना बिजनेस शुरू करेगा वहां पे वो कस्टमर जाएगा, तो फिर इस तरह के गुडविल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि कस्टमर क्या हो रहा है उस प्लेस में वो अटैच नहीं, उस प्लेस से वो अटैच नहीं है, वो तो अपने बिजनेस के ऑनर से अटैच था। ठीक है, तो अब यहां पे गुडविल की जो वैल्यू होगी वो किस तरह की होगी? तो यहां पे गुडविल की वैल्यू बहुत हाई नहीं होगी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि आपका गुडविल ट्रांसफरेबल नहीं है। तो यहां पे आप लिखो कि यहां पे इसका मतलब हुआ कि गुडविल जो है, इस तरह का नेचर का गुडविल जो होता है वो नॉट ट्रांसफरेबल होता है। नॉट ट्रांसफरेबल यानी कि अगर आप बिजनेस को बेच भी देते हो ना तो आपका कस्टमर
फिर भी आप ही के साथ रहेगा, क्योंकि वो बिजनेस के साथ अटैच नहीं है, वो बिजनेस के ऑनर के साथ अटैच है। तो ऐसे नेचर की गुडविल को नॉट ट्रांसफरेबल, यानी आप नॉट नहीं, यहां पे नॉन लगा दो, नॉन ट्रांसफरेबल आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरह का गुडविल क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। अब अगर बात करें कि इस तरह की गुडविल की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ गुडविल, तो सर जब बिजनेस ऑनर गुडविल को ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बिजनेस का कस्टमर जो है वो बिजनेस के साथ अटैच नहीं होकर बिजनेस ऑनर के साथ अटैच है, उस केस में क्या होगा कि गुडविल का वैल्यू क्या होगा, हाई नहीं होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ गुडविल नॉट वेरी हाई। अब ये जो पॉइंट है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हमेशा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ डॉग नेचर का गुडविल जो होता है वो क्या ट्रांसफरेबल होता है या नॉन ट्रांसफरेबल होता है, तो आप बोलोगे नॉन ट्रांसफरेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो इस तरह के कस्टमर होते हैं ना, वो बिजनेस ऑनर के साथ अटैच होते हैं, ना कि बिजनेस के साथ, इसीलिए इसकी गुडविल की वैल्यू भी हाई नहीं होती। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरा हम बात कर रहे हैं कैट नेचर की गुडविल। कैट नेचर की गुडविल। अब जरा सोचो कि बिल्ली का स्वभाव क्या होता है। तो सर बिल्ली का स्वभाव जो होता है वो प्लेस के साथ अटैच रहती है। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, वो जो जगह है उसके साथ अटैच है, ना कि बिजनेस के ऑनर के साथ, यानी वो अपने मालिक के साथ अटैच नहीं रहती, वो तो जगह के साथ अटैच रहती है। तो मालिक अगर छोड़ के चला भी जाता है, मालिक अपना क्या बोलते हैं बिजनेस को बेच देता है, तब भी अगर कोई कैट नेचर का गुडविल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस के साथ अटैच है, वो जगह के साथ अटैच है। तो उस तरह के केस में वैसे नेचर के कस्टमर जो होते हैं उसकी गुडविल बहुत हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे गुडविल क्या हो रहा है, ट्रांसफरेबल हो रहा है, क्योंकि बिजनेस को बेच देंगे तब भी कस्टमर उस बिजनेस में जाएगा, क्योंकि वो कस्टमर का नेचर क्या है, कैट का नेचर। और कैट जो है जगह से लगाव करती है, उसको प्लेस से लगाव रहता है, ना कि अपने मालिक से। ठीक है, चलो तो इसको भी फटाफट आप लिखो मेरे साथ। कैट नेचर की गुडविल होती है, यहां पे क्या होगा, कैट नेचर में कस्टमर विल कंटिन्यू टू विजिट ओल्ड बिजनेस। कस्टमर क्या होगा, ओल्ड बिजनेस को विजिट करना वो कंटिन्यू रखेगी, इवन जो है ऑनर रिप्लेस होता है, इवन इफ द ऑनर change, even if the owner change, even if the owner change, even if the ownership क्या होता है, ऑनरशिप बदल जाने के बाद भी, क्योंकि वो तो जगह से अटैच है, इसीलिए वो बिजनेस के साथ जुड़ा रहेगा उस नेचर का कस्टमर। तो यहाँ पे बताओ बच्चों, यहाँ पे जो गुडविल होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत हाई होगी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल हम बोलेंगे वेरी हाई। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल वेरी हाई। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कैट नेचर का गुडविल होता है तो वहां पे उस केस में क्या होगा, तो सर उस केस में गुडविल की जो वैल्यू होगी बहुत हाई होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, रैट नेचर की गुडविल। थर्ड हम लोग क्या बोल रहे हैं, रैट नेचर ऑफ गुडविल। अब देखो रैट को क्या बोलते हैं, चूहा। अब चूहे की स्वभाव वाले गुडविल कैसे होंगे, तो देखो चूहा का स्वभाव कैसा होता है, तो चूहा तो रहता है उछल कूद करते रहता है, कभी यहाँ पे रहता है, कभी वहां पे रहता है, कभी वहां पे रहता है, कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है, यानी वो फ्लेक्सिबल होता है, ना तो वो बिजनेस के साथ अटैच रहता है, ना कि बिजनेस के मालिक के साथ, यानी बोल सकते हो ना अपने मालिक से ना ही जगह से अटैच होता है। कुत्ते का स्वभाव क्या था, तो सर वो अपने मालिक से अटैच था, यानी बिजनेस के ऑनर से अटैच था। बिल्ली का स्वभाव क्या था, वो जगह से अटैच था, यानी बिजनेस से, इवन ऑनरशिप चेंज भी हो जाता है तो वो उस तरह के नेचर के कस्टमर उसी बिजनेस में जाएंगे।
तो इसीलिए कैट का नेचर हाई था, गुडविल का वैल्यू बहुत हाई था, और डॉग के नेचर में थोड़ा कम था क्योंकि वो बिजनेस के ऑनर से ज्यादा अटैच थे। बट रैट का बात करें तो वो तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ना उसको लगाव है जगह से, ना लगाव है बिजनेस के ऑनर से। तो उस केस में इसकी गुडविल की वैल्यू बहुत ही ना के बराबर नील होती है या फिर बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो आप ये भी फटाफट लिख लो। कुछ कस्टमर होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, सम कस्टमर हैव attachment, some customer have attachment neither to the person, neither to the person, ना तो पर्सन के साथ कोई अटैचमेंट रहता है, नॉर टू द प्लेस, ना तो पर्सन के साथ ना ही जगह के साथ, नॉट टू द प्लेस, ठीक है। तो अब जरा सोचो कि ऐसे कस्टमर जिसका कि किसी के साथ कोई अटैच ही नहीं होता है, क्यों नहीं होता है अटैच? क्योंकि वे फ्लेक्सिबल होते हैं कि चलो ठीक है, तुमको जाना है, तुम दुकान किसी दूसरे को बेच रहे हो, हमारा जहां मर्जी होगा वहां लेंगे। तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि गुडविल का वैल्यू जो होगा वो बहुत कम होगा या फिर नील होगा। आप बोल सकते हो यहां पे वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा? तो सर वैल्यू ऑफ गुडविल यहां पे नील हो जाएगा, या फिर अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। उसका गुडविल का वैल्यू क्या होगा? बहुत कम होगा, वेरी लिटिल, ठीक है। तो हमने बात करी रैट नेचर ऑफ गुडविल की, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, वो ना तो बिजनेस के साथ अटैच होता है ना ही बिजनेस के ऑनर के साथ। अब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट है बच्चों, ये है रैबिट नेचर की गुडविल। इसको क्या बोलते हैं? रैबिट नेचर ऑफ गुडविल। ये क्या होता है सर? रैबिट नेचर ऑफ गुडविल। रैबिट का मतलब क्या होता है? रैबिट का मतलब होता है सर खरगोश। अब खरगोश के स्वभाव की गुडविल कैसे होंगे? तो सबसे पहले तो हमें खरगोश के स्वभाव को समझना होगा। देखो, खरगोश बहुत ही चालाक जानवर होते हैं, ठीक है। वो सबसे ज्यादा इंश्योर करते हैं कि हमारा सेफ्टी, ठीक है, उनको अपना सेफ्टी सबसे पहले वो इंश्योर करते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, यानी वो अपना फायदा देखते हैं। कि रैबिट नेचर ऑफ गुडविल जो होते हैं, वैसे टाइप के कस्टमर जो होते हैं अपना सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ना तो उनको बिजनेस के साथ उस तरह का अटैचमेंट होता है, ना कि बिजनेस ऑनर के साथ। वो अपने सेफ्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब उनकी जो माइंडसेट होती है वो अपने सेफ्टी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, ना कि बिजनेस ऑनर के साथ या फिर उस प्लेस के साथ अटैच होते हैं। तो रैबिट नेचर की गुडविल जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं बाय टाइम एंड प्लेस। अफेक्टेड बाय टाइम एंड प्लेस, यानी वो अपने मनमर्जी के मालिक हैं। उनको जो उनके हिसाब से जो फायदा होगा उसके हिसाब से वो, ठीक है, वो प्रिफरेंस देंगे, ठीक है। तो उस केस में सर क्या होगा? वैल्यू ऑफ गुडविल जो होगा इस केस में भी बहुत कम होगा, क्योंकि ये अटैच नहीं होते हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो होगा वो यहाँ पे बहुत ही लेस होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा? लेस होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं कि उनको बिजनेस के अप्स एंड डाउन पे, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनसे बिजनेस को उनको फायदा है, तब तो वो फिर क्या करेंगे? उस बिजनेस के साथ जुड़ेंगे। अगर आप अच्छे से बिजनेस करोगे, मान के चलो आपने किसी की बिजनेस आपने खरीदी है, साथ में गुडविल भी लिया है, तो आप अगर कोई रैबिट नेचर ऑफ गुडविल, रैबिट नेचर के अगर कस्टमर होंगे, तो अगर आप अच्छा सर्विस दोगे, उनके फायदे का बिजनेस करोगे, तो वो तो आपसे जुड़ेंगे। और नहीं, अगर आप मान के चलो उनके फायदे का बिजनेस नहीं करेंगे, उनसे उनको नुकसान होगा, तो वो फिर आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो वैसे नेचर को रैबिट नेचर ऑफ गुडविल बोला जाता है। तो हमने 4 बातें करी, कौन कौन से नेचर के गुडविल हो सकते हैं। तो सर हमने बात करी कि सबसे पहले तो हमने बात करा कि देखो गुडविल जो होता है, गुडविल की जो वैल्यू, गुडविल किस तरह का गुडविल है वो डिपेंड करता है कस्टमर के नेचर पे। गुडविल को डिवाइड किया गया है कस्टमर के नेचर के हिसाब से। तो एक तो हमने बात करी जो डॉग नेचर की गुडविल होते हैं, जो कि ऑनर के साथ अटैच होते हैं, तो उस केस में गुडविल नॉन ट्रांसफरेबल होता है और गुडविल की वैल्यू भी बहुत हाई होती है। दूसरा हमने बात करी कैट नेचर की, जहां पे गुडविल बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफरेबल होता है।
यहाँ पे कस्टमर जो है आपको विजिट करेंगे, बिजनेस में इवन ऑनरशिप बदल जाता है तब भी। रैट नेचर की गुडविल बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको ना तो बिजनेस से लगाव है ना पर्सन से, तो इसीलिए गुडविल बहुत नील रहता है या वेरी लिटिल होता है। रैबिट नेचर के गुडविल जो होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने हिसाब से, उनको अपना सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस बेसिस पे बदलते हैं, तो यहाँ भी गुडविल ना के बराबर होती है। ठीक है, चलो अब आप लोगों को कुछ बातें आपको मेरे साथ नोट करना होगा। ठीक है, वो आप यहीं पे फटाफट नोट कर लो। ठीक है, जो गुडविल के नेचर से ही रिलेटेड है। अब देखो, हमने आपको बोला था कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालता है। ठीक है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, हर एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है, इसीलिए इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26। इसमें कुछ बातें लिखी गई है जो आप मेरे साथ लिखो। तो क्या लिखी गई है सर? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग AS बोलते हैं, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है, इसीलिए मैं अभी साथ में लिखा रहा हूं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये कौन इशू करती है? चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इशू बाय शॉर्ट में अगर बोले तो ICAI, जो CA की डिग्री देती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो एक 26 AS इशू की है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय ICAI। इस 26 AS में क्या लिखा हुआ है गुडविल के बारे में? तो बोला गया है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। ये तो सर हम जानते हैं कि गुडविल का जो स्वभाव होता है इंटेंजिबल के हिसाब से होता है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, क्योंकि कस्टमर की पहचान, जो लॉयल्टी की पहचान हम कर सकते हैं, लेकिन उसे हम देख और टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। AS 26 बोला है कि गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, और इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, एंड इसको हम अपने बुक में तब तक नहीं दिखाएंगे, इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। अब देखो, जनरली गुडविल को हम अपने बुक में नहीं दिखाते हैं, ये बात आप ध्यान से सुनना। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है एंड इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, हम इसे बुक्स में नहीं दिखाएंगे। इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है दिखाना, हम अपने बुक्स में गुडविल को नहीं दिखाएंगे। तो सर अगर हम गुडविल को नहीं दिखाएंगे तो फिर हम इसकी अकाउंटिंग सीख क्यों रहे हैं? हम दिखाएंगे बट सारे गुडविल को हम नहीं दिखाएंगे। अगर हम गुडविल खरीद के लाते हैं तब केवल उसी गुडविल को दिखाएंगे। तो इसीलिए मैं बोला कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और इसको हम बुक में नहीं दिखाएंगे अनलेस इट इज परचेज। जब तक कि तुम इसे खरीदो ना किसी से, अपना खुद का गुडविल मत दिखाना, अनलेस इट इज परचेज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग आगे चल के भी इसके बारे में जानेंगे कि देखो, गुडविल, अपना गुडविल, खुद का गुडविल तुम खुद के बुक्स में नहीं लिखोगे, क्योंकि ऐसा होगा तब तो तुम्हारी नजर में तो तुम्हारा ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है और तुम अपने बुक में एसेट दिखाए जा रहे हो। ठीक है, और अपने इन्वेस्टर को बेवकूफ बना रहे हो। तो ऐसा तुम नहीं कर सकते कि हमारा गुडविल बहुत अच्छा है। भाई तुम्हारा गुडविल बहुत अच्छा है तो लोग अगर तुम्हारे बिजनेस को खरीदते हैं, यानी किसी तुम दूसरे बिजनेस का खरीद रहे हो, तो उसका गुडविल तुम अपने बुक में दिखा सकते हो, क्योंकि तुमने गुडविल परचेज कर रखी है। लेकिन खुद का बनाया हुआ गुडविल, खुद का क्रिएट किया हुआ गुडविल तुम अपने बुक्स में नहीं दिखाओगे। हाँ, तुम जब अपने बिजनेस को बेचने लगोगे तो फिर उस गुडविल से तुम फायदा ले सकते हो, उस गुडविल को सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन खुद का क्रिएट किया हुआ गुडविल तुम अपने बुक्स में नहीं दिखा सकते जब तक कि तुम गुडविल को किसी दूसरे से खरीदते नहीं हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि गुडविल को हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे, केवल खरीदा हुआ गुडविल को हम अपने बुक्स में दिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप मार्क कर लो, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन कभी कभी बहुत सारे MCQ के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो एक पॉइंट और भी आप नोट नंबर 2 लिख सकते हो, इसको नोट 1 कर दो और इसको नोट 2 करते हैं। वैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में जान ली है, फिर भी मैं एक लाइन का है लिखा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या है? गुडविल को आप इंडिपेंडेंटली नहीं बेच सकते हो। गुडविल आपके बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, बिजनेस को बेचोगे तभी गुडविल को बेच सकते हो। तो सर ये तो आपने पहले बता रखा है, फिर भी एक लाइन में मैं लिखा देता हूं। गुडविल कैन बी सोल्ड, गुडविल को बेचा जा सकता है या फिर रियलाइज कराया जा सकता है। रियलाइज्ड ओनली, कब कब करोगे? गुडविल कैन बी सोल्ड और रियलाइज्ड ओनली
व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड, जब आप बिजनेस को बेचते हो तभी आप गुडविल को भी बेच सकते हो, व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। ठीक है, चलो तो फटाफट एक लाइन और लिख लो बच्चों। ठीक है, चलो एक लाइन और मैं लिखा देता हूं। ये भी आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि जितना प्रॉफिट होगा उतनी गुडविल आपकी बढ़ेगी। हायर द प्रॉफिट, हायर द प्रॉफिट, हायर द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये भी आई होप आपको पता होगा कि जितना आप प्रॉफिट कमाओगे आपका गुडविल उतना ही बढ़ता जाएगा। हायर द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल की तो सर परिभाषा ही है एक्सेस, जो प्रॉफिट कमाते हो वही तो गुडविल है। तो वही बात मैं यहां पे भी बोल रहा हूं, जितना प्रॉफिट अच्छा कमाओगे उतनी वैल्यू आपकी गुडविल की बढ़ेगी। हम लोग का अगला टॉपिक है आज का बच्चों कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ती है। ठीक है, यहां पे आप लिख लो साथ में कि आप गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ती है। गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ती है। ठीक है, आपको कब गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। तो देखो बहुत ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे आपको अपने बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। तो सर सबसे पहला टाइम कब आता है। अब आपका मान के चलो पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है। देखो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं आपको पता होगा कि हम पार्टनरशिप के अंदर पढ़ेंगे, तो जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस से संबंधित होगा। तो अभी बात कर रहे हैं पार्टनरशिप में बिजनेस की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है। तो देखो जब दो पार्टनर मान के चलो पार्टनर थे और उन्होंने प्रॉफिट को बांट रहे थे 2:1 में, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते थे। बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे तो फिर वहां पे उस टाइम तक, अब जरा सोचो कि हम 100 रुपया का प्रॉफिट को हम क्या करते थे 2:1 में बांटते थे। ठीक है, 67 ए लेता था और 33 बी लेता था। अब हम सोच रहे कि नहीं, अब हम प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। तो फिर क्या बोला जाएगा कि देखो अभी हमारा बिजनेस का कितना गुडविल है अभी निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अभी जो करंट गुडविल है उससे जो भी गुडविल है वो पार्टनर्स के बीच में उसके कैपिटल अकाउंट को उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर बाकी का जो आगे का जो गुडविल होगा वो नए रेशियो में, जो आपने नया रेशियो बनाया उस रेशियो में बांटेंगे। तो जब भी आप देखोगे आगे चल के आपका एक चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जब भी पार्टनरशिप में कुछ भी चेंज आते हैं, पुनर्गठन होता है, बदलाव आते हैं, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इस सब केस में क्या होगा, इस सब केस में गुडविल को हमें वैल्यू करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सब केस होता है जहां भी पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा बहुत चेंज होगा जिसके वजह से प्रॉफिट इंपैक्ट होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आएंगे, तो आपको गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत होगी। अब यहां से जितना भी चैप्टर पढ़ोगे पार्टनरशिप के अंदर, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, तुम्हारा एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, हर जगह तुमको देखने को मिलेगा गुडविल का एडजस्टमेंट। इसीलिए आपको गुडविल का एडजस्टमेंट को समझने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो सर गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएंगे। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या होता है लाभ हानि अनुपात में जब बदलाव आते हैं तो आपको गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। ठीक है, ये मैंने बात कर ही लिया। फिर बोलूंगा जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। सर यहां पे हम गुडविल की वैल्यूएशन फिर से क्यों करते हैं। अब देखो अभी तक जब कोई नया पार्टनर आता है, जरा सोचो ए बी और सी पार्टनर था, फिर डी आ रहा है, तो अभी तक जो भी गुडविल बना होगा, अभी तक बिजनेस में जो भी गुडविल बना होगा उसका हिस्सा किसको मिलना चाहिए, ए बी सी को मिलना चाहिए। डी तो अभी अभी आया है, उसकी वजह से गुडविल तो आगे बनेगा, अभी तो नहीं बना है।
तो अब भी अगर हम गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डी को, अब डी अभी अभी आया है, अगर हम अभी वैल्यूएशन नहीं करेंगे, बाद में जाके जो वैल्यूएशन होगा तो फिर बोलेगा डी का कि हमारा सारा जो गुडविल है उसमें हमें हिस्सा चाहिए, तब तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जब कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल की वैल्यूएशन कर लो और जो जिसका है उसके हिसाब से उसके कैपिटल को एडजस्ट कर दो, ठीक है। और फिर अब से जो गुडविल बनेगा उसमें डी को भी हिस्सा देंगे, ठीक है। इसीलिए जब नया पार्टनर आता है तो हम गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं। सेम केस अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब भी डेथ होती है तो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ उस टाइम तक जो भी गुडविल होगा वो उस पार्टनर का को भी हिस्सा मिलेगा। यानी वो जब जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो गुडविल से जो भी वैल्यू होगा और उसका जो पोर्शन होगा वो तो उसको मिल जाना चाहिए। इसीलिए हमें रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी आप साथ में लिख लो, व्हेन अ पार्टनर रिटायर, अगर कोई पार्टनर रिटायर लेता है या फिर उसकी डेथ होती है, यानी वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो, अगर किसी पार्टनर, आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो तब भी वैल्यूएशन की जरूरत होगी, क्योंकि जब बेचोगे तो आप गुडविल का वैल्यू तो सामने वाले से लोगे ना। अगर हमने एक एग्जांपल दिया था बेकरी शॉप का, तो उसने क्या किया कि गुडविल का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया वो गुडविल था उसका, तो कितना हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उसके लिए वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है बड़े बड़े बिजनेस में। तो आप ये भी लिखो, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक केस और होता है कि हम पार्टनरशिप फर्म बेच नहीं रहे लेकिन किसी और के साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो एक पार्टनरशिप बिजनेस हमारा था, हम 2-3 पार्टनर मिलकर चलाते थे और XYZ फर्म, और ठीक है, और कोई दूसरा जो है वो दूसरा फर्म चला रहा था। अब उसने क्या किया, वो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो ना हम क्यों ना साथ में काम करें, तो हम दोनों फर्म को मर्ज कर रहे हैं, तो उस केस को बोला जाता है अमलगमेशन, ठीक है। तो उस केस में भी गुडविल की जरूरत होती है। व्हेन टू या मोर फॉर्म्स अमलगमेट, अमलगमेट का मतलब क्या होता है सर, अमलगमेट का मतलब होता है आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं, कोई एक्स फर्म है, ठीक है, और कोई वाई फर्म है, अब वो चाहता है कि दोनों साथ मिलके काम करें, उन्होंने एक नया फर्म का नाम बना लिया XY फर्म, दोनों मिलके, तो उस केस को अमलगमेशन बोला जाता है। और वो साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसीलिए दोनों के बिजनेस का वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का, ठीक है। तो पता चल जाएगा किसका कितना गुडविल है, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एक और केस हो सकता है कि जब अगर आप पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, व्हेन a partnership firm is converted into a company, एक पार्टनरशिप फर्म क्या हो रहा है, कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म था, अब कंपनी हो रहा है, तो जिस दिन कन्वर्जन होगी उस डेट पे कितना गुडविल था कंपनी का, कितना गुडविल था पार्टनरशिप फर्म का, ये जानना जरूरी होता है, इसीलिए हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो ये 6 जो पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है, जहां पे गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। यहां पे आपको 3 से 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सॉरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 3 से 4 मार्क्स का, कि गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि बताओ, 4-5 ऑप्शन दे दिया, उसमें बताओ कौन कौन से सिचुएशन में गुडविल को वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि गुडविल को कब वैल्यू करते हैं। एक तो हमने बोला कि जब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई नया पार्टनर आता है यानी एडमिशन होता है, कोई पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, फिर या डेथ हो जाती है, आप पार्टनरशिप फर्म को बेच देते हो, या 2 फर्म एक जुड़ जाते हैं यानी अमलगमेट हो जाते हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म को आप कंपनी में कन्वर्ट करते हो, तो इस सब केस में हमें गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं गुडविल का क्लासिफिकेशन।
देखो एक क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी आपने उसके गुडविल के नेचर के हिसाब से पढ़ लिया कि अगर आपसे पूछा जाए कि गुडविल के नेचर के हिसाब से कितने टाइप की गुडविल होती है, तो वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डॉग नेचर की गुडविल, कैट नेचर की गुडविल, रैबिट नेचर की गुडविल और रैट नेचर की गुडविल। लेकिन अब बात कर रहे हैं गुडविल जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, ठीक है। तो देखो उस केस में आपको जनरली क्वेश्चन अगर आता है टाइप्स ऑफ गुडविल, तो आप का जवाब इस तरह से होगा कि गुडविल को हम दो भाग में बांटते हैं। गुडविल को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक तो होता है हमारा गुडविल अगर हम किसी से परचेज करके लाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कि हमने गुडविल खरीद के लाई है, यानी हम किसी बिजनेस को खरीदे तो साथ में हमने गुडविल को भी खरीदा। एक तो होता है परचेज गुडविल। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरा क्या होगा? सेल्फ, यानी हमने साल भर की, इतने सालों की मेहनत से अपना खुद का गुडविल बनाया है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि परचेज गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होते हैं, ठीक है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नॉन परचेज्ड गुडविल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नॉन परचेज्ड गुडविल। चलो, तो सबसे पहले हम लोग सर परचेज गुडविल के बारे में अच्छे से समझते हैं कि परचेज गुडविल क्या होता है, ठीक है। तो परचेज गुडविल के बारे में हम लोग लिखेंगे कि ये जो अराइज होता है, इट नॉर्मली अराइजेस। ये कब हमारे बुक में आता है? जब हम परचेज करते हैं। इट नॉर्मली अराइजेस ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर पार्टी। आप किसी पार्टी से अगर आप गुडविल खरीदते हो, उसका बिजनेस खरीदते हो, साथ में गुडविल खरीदते हो, तब जाके ये परचेज गुडविल अराइज होती है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि सर हमने बात पहले ही कर रखा है कि AS 26 बोलता है कि परचेज गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे तो कहां पे दिखाओगे? बुक्स में किधर जाएगा ये परचेज गुडविल? तो हम इसे बुक में दिखाएंगे एसेट साइड में, क्योंकि ये हमारा तो असेट हो गया। इट इज सोन एज एसेट इन द बैलेंस शीट। इट इज सोन एज असेट इन द बैलेंस शीट। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको समझना होगा, गुडविल हमारा एसेट है, नो डाउट, हम इसे बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिखाएंगे, बट गुडविल हमारा परमानेंट एसेट नहीं है। आप पूरी जिंदगी भर गुडविल को अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपने किसी का बिजनेस खरीदा है तो आपको गुडविल के लिए पैसा की पेमेंट करनी पड़ी। अब वो जो पैसा पेमेंट किया उसको आप एक एसेट के रूप में माने हो, आप गुडविल, क्योंकि बिजनेस का अच्छा ब्रांड था इसीलिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, आपने एसेट के रूप में दिखा दिया, ठीक है। बट ये आपका कोई परमानेंट एसेट नहीं है। आपको उसको टाइम टू टाइम सब क्या करना पड़ेगा, उस एसेट को, गुडविल को कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे जाके उसको गुडविल को खत्म करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट। देखो आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रखी होगी क्लास 11th में। डेप्रिसिएशन क्या होता था? तो सर हम जब भी कोई एसेट को खरीदते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको डेप्रिसिएट करते हैं और लास्ट में क्या होता है, एसेट का वैल्यू 0 हो जाता है और फिर वापस से हम नया एसेट खरीद लेते हैं। वैसे ही करते थे, राइट। बिल्डिंग हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, कार हो गया। मान के चलो अगर हमको लगता है कि कार हम 10 साल चलाएंगे तो 10 साल में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके कार का वैल्यू क्या करता है, लास्ट में 0 हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते थे डेप्रिसिएशन। लेकिन गुडविल तो फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल नहीं है, ये तो इंटेंजिबल है। तो यहां पे भी गुडविल को भी कम करना होगा। जिस तरह से हम फिक्स्ड एसेट्स को कम करते थे उस तरह से गुडविल को भी हम खत्म करेंगे, लेकिन वहां पे डेप्रिसिएशन यहां पे नहीं बोलेंगे। यहां पे नया वर्ड आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। जब भी कभी इंटेंजिबल एसेट को कम करना हो तो हम अमोर्टाइज करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं उसको, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल आपको देता
देखता हूं। मान के चलो आपने शर्मा जी की बिजनेस खरीदी और शर्मा जी की जो बिजनेस खरीदी साथ में उनका गुडविल भी खरीदा। अब गुडविल कितने की होगी, तो गुडविल मान के चलो गुडविल का जो होता है कि आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, उनका जो नेट एसेट है उससे ऊपर का जो पेमेंट कर रहे हैं वो गुडविल होता है। मान के चलो आपने 5 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट किया और 5 लाख की आपने गुडविल खरीदी, उस 5 लाख को आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे। क्लियर? चलो, अब जो शर्मा जी का गुडविल है, वो जो एक्स्ट्रा 5 लाख का पेमेंट है, आपको क्या लग रहा है कि देखो शर्मा जी के गुडविल की वजह से, शर्मा जी के कस्टमर लॉयल्टी की वजह से आपको लगता है कि ये जो गुडविल हमने खरीदी है इससे हमें 5 साल तक फायदा मिलेगा। यानी हमारी सेल जो है जिस तरह से शर्मा जी कर रहे थे उसी तरह से हमको 5 साल तक कस्टमर, उनके कस्टमर हमको पहचानेंगे, क्योंकि ये शर्मा जी की बिजनेस है। यानी कि एक गुडविल पूरा लाइफ लॉन्ग नहीं चलता, उसकी भी अपनी लाइफ होती है। अगर किसी का गुडविल खरीदते हो और अगर आपने अपना धंधा को और अच्छे से एक्सपेंड नहीं किया, आपने कस्टमर का भरोसा नहीं जीता, तो वो गुडविल हो सकता है 2-4 साल 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी। हमने शर्मा जी का बिजनेस खरीदा और अगर हम अच्छे से, जिस तरह से शर्मा जी अपने कस्टमर के साथ लॉयल्टी रखते थे उस तरह से अगर हमारी बिजनेस लॉयल्टी नहीं रखेगी तो जो कस्टमर शर्मा जी के पास था वो वापस हमारे बिजनेस से छोड़ के चला जाएगा। तो गुडविल की भी अपनी एक लाइफ होती है, 2 साल 4 साल 5 साल। तो हमें जो है जो उसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ, तो जो गुडविल का यूजफुल लाइफ होगा उसके हिसाब से अमोर्टाइज करना होगा। जैसे शर्मा जी के केस में हमको लगा, हमने वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराया कि देखो जो शर्मा जी की गुडविल है कितने साल तक चलेगी, तो उसने बोला कि सर 5 साल तक ये गुडविल से हम जितना शर्मा जी कमा रहे थे उसी बेसिस पे हमारे उनके कस्टमर हमारे पास रहेंगे। लेकिन अगर 5 साल के अंदर अपना बिजनेस को अच्छे से खुद से एक्सपेंड नहीं किया ना, अपनी भी ब्रांडिंग जिस तरह से शर्मा जी ने बना रखी थी अपनी ब्रांडिंग उस तरह से नहीं बनाएंगे ना, तो फिर 5 साल के बाद उनके जो कस्टमर थे हो सकता है छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि शर्मा जी की गुडविल कितने साल की रही? 5 साल। तो हमने जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया था शर्मा जी को ना, उसको 5 साल के अंदर खत्म करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। हर साल 1-1 लाख रुपया क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे और एसेट को कम करते जाएंगे। यानी गुडविल जो 5 लाख था अगले साल 4 लाख होगा, फिर उसके बाद 3 लाख 2 लाख 1 लाख करके गुडविल क्या होगा? 5 साल के बाद 0 हो जाएगा। और वो जो हमने 5 लाख की पेमेंट करी उसको हर साल हम पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए। इस कॉन्सेप्ट को अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो हम सर आपने बोला एसेट दिखाएंगे, तो कितने की दिखाएंगे? तो आप जब गुडविल परचेज करी तो उसकी वैल्यू होगी परचेज्ड गुडविल इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस। आपने धंधे को कितना में खरीदा? परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस। उसमें से आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा। आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा। सर लेस क्या करेंगे? नेट एसेट, जो आपका नेट वैल्यू है एसेट का, आपने जो बिजनेस खरीदी उस बिजनेस का नेट एसेट कितना है? नेट वैल्यू ऑफ एसेट परचेज्ड। उस धंधे की एसेट कितना है वो परचेज प्राइस में से जब एसेट को घटा देंगे तो जो निकलेगी वो आपकी क्या निकलेगी? परचेज गुडविल निकलेगी। आई होप आपको नेट एसेट पता होगा। नेट एसेट क्या होता है? नेट एसेट होता है आपका कि सर एसेट में से लायबिलिटीज घटा दो तो आपका नेट एसेट हो जाता है। एसेट में से क्या करो? लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो आपका क्या हो जाता है? नेट एसेट हो जाता है। ठीक है, तो कितना में एसेट दिखाएंगे? तो सर परचेज गुडविल इक्वल टू हो गया, हमने मान के चलो हमने 20 लाख रुपया शर्मा जी को दिया और उनका नेट एसेट था 15 लाख, तो हम 5 लाख जो है गुडविल के रूप में एसेट में दिखाएंगे। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि हम एसेट को धीरे धीरे क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अमोर्टाइज। अमोर्टाइज मतलब होता है इसको हम खत्म करेंगे, हरास समझ सकते हो, वैल्यू को कम करना। इट इज अमोर्टाइज एट अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करेंगे, बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मैंने बताया कि हर एक गुडविल की अपनी लाइफ होती है। ठीक है, अब जैसे शर्मा जी के केस में बताया कि हमारे वैल्यूअर ने बताया कि 5 साल शर्मा जी की गुडविल की लाइफ है, तो 5 साल के अंदर ही हमें अमोर्टाइज करना है। यानी इस 5 लाख के गुडविल को हमें 5 साल के अंदर ही खत्म करना है। हर साल मान के चलो 1-1 लाख खत्म करेंगे तो हमारा गुडविल 0 हो जाएगा 5 साल के बाद। बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लाइफ है गुडविल का 5 साल और हम उसे 10 साल में अमोर्टाइज करें, ऐसा नहीं कर सकते। हमें जो यूजफुल लाइफ है उससे पहले ही खत्म कर लेना है गुडविल को। तो परचेज गुडविल तो आपको समझ में
आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी परचेज गुडविल को समझाने में। अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो देखो भाई, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो तुम ऑलरेडी समझ चुके हो कि इसको बुक्स में नहीं दिखाते, ठीक है। आप इसको साथ में लिखते चलो। इट इज जनरली जनरेटेड। ये क्या होता है? जनरेट होता है। हम तो खरीदते नहीं है इसको, जनरेट होता है कई सालों के मेहनत से, ओवर द ईयर्स। हमने सालों से जो बिजनेस कर रखी है, अपने कस्टमर को जो सर्व किया है, उसके बेसिस पे ये गुडविल जनरेट होती है ओवर द ईयर्स। किस बेसिस पे? हमारा बिजनेस किस तरह का क्वालिटी सर्व कर रहा है, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस, यानी हमारा बिजनेस किस तरह का कस्टमर सुविधा दे रहा है। यानी आप बोल सकते हो दैट इज, क्या हो सकता है कि हमारा क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपने देखा होगा कि कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन होती है। तो आप बोल सकते हो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, आप कैसा प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो, आपका लोकेशन क्या है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लोकेशन क्या है, ठीक है, आप सेल सर्विस किस तरह का देते हो, तो उसके बेसिस पे आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन होगी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी बोल दिया हूं कि एज पर AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंपल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। क्या मैं बोल रहा हूं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये ऑलरेडी मैं लिखा दिया हूं लास्ट स्लाइड में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड, विल नॉट बी रिकॉर्डेड, हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि AS 26 बोलता है कि आप केवल परचेज गुडविल को दिखा सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें थी। जो कितने टाइप की गुडविल होती है, तो 2 टाइप की गुडविल होती है, ठीक है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल तो हम कब अराइज होती है, हम किसी का बिजनेस खरीद लेते हैं तो फिर उस टाइम में अराइज होती है, हम उसे एसेट में दिखाते हैं। कितने का दिखाते हैं? तो जो जितना का हमने बिजनेस खरीदा उसमें से उसका, उस बिजनेस का क्या नेट एसेट था वो माइनस कर दो, तो जो तुमने एक्स्ट्रा पे कर दिया वो गुडविल होती है। उसको भाई साहब ऐसा नहीं कि परमानेंट अपने बुक्स में रखे रहोगे, उसको अमोर्टाइज करना होता है। जो गुडविल का यूजफुल लाइफ है उससे पहले हमें उसे खत्म करना पड़ता है। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल में तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे जो है बिजनेस के एट्रीब्यूट्स, जैसे कि हम किस तरह का क्वालिटी दे रहे हैं गुड्स का, सर्विस का, हमारा लोकेशन क्या है, हम सेल सर्विस कैसा दे रहे हैं, इस सब बेसिस पे हमारा गुडविल अराइज होता है। हम इसकी वैल्यूएशन टाइम टू टाइम करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, तो इस सब में हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, बट इसे बुक्स में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। एक और बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुडविल का क्लासिफिकेशन कस्टमर के नेचर के हिसाब से करो, तो फिर यहाँ पे आपका इसका आंसर परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होना चाहिए। आप क्या बोलोगे कि 4 टाइप के कस्टमर हो सकते हैं, एक तो डॉग नेचर वाले, कैट नेचर वाले, रैट नेचर वाले एंड रैबिट नेचर वाले। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब देखो, आज का लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करने के कितने मेथड होते हैं। अब देखो, कल से हम इस पे प्रैक्टिकल शुरू करेंगे कि कैसे वैल्यूएशन होती है। अभी बस आपको मैं बता दूंगा कि कितने टाइप के वैल्यूएशन की मेथड होती है। तो देखो बच्चों, गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले तो आप गुडविल के मेथड को पहले कितने भाग में बांटोगे? 3 भाग में। तो पहला जो होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ये हुआ पहला मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जनरल कैटेगरी में 3 कैटेगरी के गुडविल के वैल्यूएशन करने के तरीके हैं। एक तो एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन। अब क्या है कि एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी 2 मेथड आते हैं। एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी 2 मेथड आते हैं गुडविल के। एक तो होते हैं सिंपल एवरेज मेथड, एक क्या होते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वेटेड
एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और देखो सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई अलग से मेथड नहीं है, यही है सुपर प्रॉफिट मेथड। बट अगर बात करें कैपिटलाइजेशन मेथड की, तो इसके भी दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन के भी दो मेथड होते हैं। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो बच्चों, अगर आप बोलोगे कि सर पूरे क्लास 12 में हमको कितना मेथड, कौन कौन से मेथड, कितने मेथड पढ़ाए जाएंगे, तो नंबर ऑफ मेथड। तो सबसे पहला मेथड आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथा हो जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और पांचवा हो जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी आप बोल सकते हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टोटल कितने मेथड होते हैं, टोटल 5 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक एक करके शुरू करेंगे। तो चलो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों के लिए क्विज लेके आया हूं, टोटल 3 क्वेश्चन है एमसीक्यू का। आपको क्या करना है, आपको जवाब देना है, क्वेश्चन को देख के आपको कौन सा ऑप्शन आपको आपके नजर में सही लगता है, ए बी सी डी आपको देना है। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी स्ट्रांग होते जाएंगे, और मुझे भी एक आइडिया लगेगा कि हमारे बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।